मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट सेकंड की क्लास में आज का टॉपिक है राज्यपाल। भारत एक संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था होने के कारण दोहरी शासन व्यवस्था है। हम लोगों ने अभी तक केंद्र की शासन व्यवस्था को पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं राज्य की शासन व्यवस्था। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान ने राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की है। इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के पास है। राज्यपाल की नियुक्ति सबसे पहले हम देखें तो राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वो काम कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन वो जब तक उनका पद अगला जो राज्यपाल है वो जब तक नहीं आ जाते तब तक उन्हें अपने पद पर बने रहना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति की योग्यताएं हम देखें। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति तभी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है जब वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त है, राज्यपाल संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस दिन राज्यपाल का पद ग्रहण किया है उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त माना जाएगा। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते। इसके साथ साथ पहले ये था कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए परंपरा के तौर पर उस राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये संवैधानिक स्तर पर नहीं है। अपने पद ग्रहण करने के बाद राज्यपाल संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा और ऐसा माना गया है कि राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहेगा, क्योंकि जब वो शपथ लेते हैं तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेते हैं। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को निशुल्क निवास स्थान मिलता है। वे सब वेतन, भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। उनके वेतन और भत्तों में उनके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता। उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष है। जब राज्यपाल के पद पर कार्य चल रहा था संविधान सभा में, तो प्रांतीय संविधान समिति ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का सर्वसाधारण जनता द्वारा वयस्क मताधिकार से चुनाव होना चाहिए, जिससे जो राज्य हैं उनको अधिक स्वायत्तता प्राप्त हो। एक और सुझाव आया कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन या दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन हो, या फिर जो राज्य की विधानसभा है वो 4 नामों का सुझाव दे और उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर नियुक्त करे। लेकिन इन तरीकों को नहीं अपनाया गया और उसके स्थान पर एक मनोनीत राज्यपाल को अपनाया गया। जैसा अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण रहे? इसके पीछे कुछ कारण हैं, क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका होने से अगर हम राज्यपाल को निर्वाचित करते हैं तो संसदीय व्यवस्था में शक्ति के लिए संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा
और राज्यपाल भी वास्तविक प्रधान बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में संघर्ष को टालने के लिए और मंत्रिमंडल को वास्तविक प्रधान बनाए रखने के लिए संसदीय व्यवस्था की गरिमा के अनुकूल राज्यपाल को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। राज्यपाल का निर्वाचन अगर किया जाए तो आम चुनाव में भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि राजनीतिक दल का नेता मुख्यमंत्री होता है और अगर राज्यपाल को भी राजनीतिक दल से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दल का नेता कौन होगा, और अगर दोनों अलग अलग दल से हैं तो उस स्थिति में राज्य में शासन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तीसरा कारण जो इसमें देखा गया कि अगर जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होकर के विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाए तो भी मंत्रिमंडल और राज्यपाल में प्रतिस्पर्धा होने की संभावना होती है, परंतु इसके दोष बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायता करेंगे राज्यपाल उन दलों को ज़्यादा महत्व देंगे, जिसे हम सर्वसाधारण की भाषा में कहते हैं कि कठपुतली बन के रह जाएंगे। राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से नहीं होता, पुनर्निर्वाचित होने के लिए वो बहुमत दल के लोगों को, बहुमत दल के नेता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। चौथा कारण इसमें आता है कि संविधान निर्माता एक कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्य के पक्ष में थे प्रारंभ में, लेकिन बाद में देखा गया कि वो संघीय व्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करे, क्योंकि संघीय व्यवस्था है तो उसी स्थिति में ये तभी संभव था जब संघीय शासन द्वारा मनोनयन की पद्धति को अपनाया जाए। ये भी कहा गया कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे, लेकिन ऐसी स्थिति में भी विधानमंडल में गुटबंदी की संभावना बढ़ जाती है और राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की जो भूमिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णायक की है, और इसीलिए ये माना गया कि राज्यपाल निश्चित रूप से एक स्वतंत्र और मध्यस्थ की भूमिका तभी निभा सकता है जब वो मनोनीत हो, और इस आधार पर भारत में संघीय व्यवस्था में जो इकाइयां हैं, राज्य हैं, उनमें राज्यपाल को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जैसा अभी हमने देखा कि उन्हें बहुत सारे सुविधाएं उन्हें मिलती हैं जो संसद और विधि द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, उपलब्धियां और विशेषाधिकार हैं, और उनका जो वेतन है वो भारत की संचित निधि पर होता है। अब आते हैं राज्यपाल की शक्तियों पर। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो वही है जो राष्ट्रपति की केंद्र में है। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, क्योंकि संघीय शक्तियां विस्तृत है, तो राज्यपाल की शक्तियां काफ़ी अधिक मात्रा में हैं। जैसा दुर्गादास बसु ने कहा, राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकट काल के अधिकारों को छोड़कर। इन शक्तियों में हम देखते हैं सबसे पहले विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग होता है। व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, निम्न सदन को विघटित करना, आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक पारित होते हैं उन पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वो उन्हें स्वीकृत भी कर सकते हैं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं, या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकते हैं। इस प्रकार के जो विधेयक हैं उसमें संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी करने से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित किया जा सकता है। अगर विधानमंडल की बैठक नहीं चल रही है तो उस समय राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं।
इन अध्यादेशों का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। ये अध्यादेश विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह बाद तक माने जाते हैं, स्वीकृत रहते हैं। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पारित कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश या तो समाप्त मान लिया जाता है या रद्द मान लिया जाता है। राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उस पर कुछ प्रतिबंध है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकते जिस प्रकार का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, या इस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता हो, या विधानमंडल का उसी प्रकार का कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाए और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर उसे अमान्य समझा जाए। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के सदस्यों को नामजद भी करते हैं। नामजद करने का मतलब है मनोनीत करना। उन लोगों को मनोनीत करते हैं जो विभिन्न ऐसे वर्गों से आते हैं जिन्हें सामान्य तौर पर प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन आदि समाज सेवा से जुड़े हुए लोग जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान हो। अगर राज्यपाल को ऐसा लगे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो इस स्थिति में भी वो इस वर्ग के सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार राज्यपाल विधायी क्षेत्र में व्यापक शक्तियां रखती हैं। अब आते हैं कार्यपालिका संबंधी या कार्यकारी शक्तियां। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, जिन्हें वह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करते हैं। मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, उनके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य में महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उनसे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वो नियमों का निर्माण करते हैं। मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करना, मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्य के मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को मंत्रिमंडल के निर्णयों से अवगत कराए। राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के लिए कह सकते हैं और आपातकाल में केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। अब आते हैं वित्तीय शक्तियों पर। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं हो सकता। व्यवस्थापिका के सामने हर वर्ष का बजट प्रस्तुत करवाना राज्यपाल का कार्य है। उनकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्य की जो संचित निधि है उस पर राज्यपाल का अधिकार होता है। विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकते हैं। इसके बाद में आती है न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं या बदल सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में अपने एक निर्णय में कहा कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए तथा क्षमादान याचिका स्वीकार किए जाने के कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ विवेक की शक्तियां भी।
राज्यपाल के पास हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने में विवेक का प्रयोग करते हैं। किसी एक राजनीतिक दल को अगर स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल का कार्य है कि वे देखें कि किसे वो नेतृत्व करने के लिए या कौन ऐसा दल है जिसका व्यक्ति स्थायी सरकार का नेतृत्व कर सकता है या उसका गठन कर सकता है। तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति में विवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मंत्रिमंडल को भंग करने की स्थिति में भी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्रिमंडल को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है और ये उन स्थितियों में हो सकता है जब राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधान सभा में बहुमत समाप्त हो गया है, तो या तो वो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकते हैं। यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल ऐसे पर भी त्यागपत्र अगर न दे तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा हो और उसकी नीतियों से राज्य या देश को खतरा हो, केंद्र और राज्य में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती हो, तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को हटाया जा सकता है। यदि स्वतंत्र ट्रिब्यूनल द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिया गया है तो भी राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। विधानसभा के अधिवेशन को बुलाने में भी राज्यपाल स्वविवेक की शक्तियां काम में ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर अगर तुरंत विचार करना है तो अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा के अधिवेशन की कोई तिथि निश्चित की जा सकती है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री से परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह विधानसभा को भंग करना, अगर उत्तरदायी शासन नहीं चल पा रहा है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि सुचारू रूप से संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर विधानसभा को भंग करने के लिए कह सकते हैं और ऐसा कई बार हुआ भी है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देना, ये भी एक शक्ति राज्यपाल के पास है कि यदि कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगते हैं तो वो अपने विवेक के आधार पर ये निर्णय कर सकते हैं कि वो ये अनुमति दें अथवा नहीं दें। तो इस तरह से जो स्वविवेक की शक्तियां हैं वो बहुत सारी शक्तियां हैं राज्यपाल की, जिनके आधार पर वो काम करते हैं। इसके बाद में आती हैं कुछ अन्य शक्तियाँ, विविध शक्तियाँ, जिसमें लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करना और विधानमंडल के सामने रखना। राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देना और उनके प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्य करने की स्वविवेक की शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनमें असम के राज्यपाल के पास असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक का अधिकार है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशिष्ट कार्य सौंपे गए हैं। तो इस तरह से ये हुई राज्यपाल की शक्तियाँ और राज्यपाल के कार्य, जिन्हें हम कह सकते हैं, जिसमें स्वविवेक की शक्तियाँ भी मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही।